Recording the message here, screen sharing. Yes, ma'am. आज हम लोग का जो है कॉम्बिनेशन में कुछ स्पेशल टॉपिक बाकी है। स्पेशल इन द सेंस कि कुछ टॉपिक मैंने रखा था कि ये हम लोग बाद में करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ये क्वेश्चंस है वो ग्रुप वाला क्वेश्चन जो भी स्टार्टिंग में करवाएंगे वो हम लोग का एग्जाम में कम ही आता है, फिर भी कि है क्वेश्चन तो हम लोग एक बार कर लेते हैं। अब कभी नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, आ भी सकता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन चांसेस जो है थोड़ा कम ही होता है। फिर भी सीख रहे हो तो यही मान के चलो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखवाएंगे। ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखने से ही इसे आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन है वो बताएंगे और 2 क्वेश्चन है अलग टाइप का बाकी रखा हुआ, तो वो भी बताएंगे। तो पहले लिखिए डिवीजन ऑफ आइटम्स इन ग्रुप्स। टॉपिक है डिवीजन ऑफ आइटम्स इन ग्रुप्स। हम दिखा देंगे कौन से क्वेश्चंस मैंने बांटे रखे। फर्स्ट लिखो डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप। सबसे पहले डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, इसके अंडर लिखो पॉइंट ए लगा के इक्वल इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप। आइटम देखिए द नंबर ऑफ वेज टू divide in students into a group of each student and each is given by फॉर्मूला होगा कुछ ऐसे n factorial divided by k factorial h factorial to the power k, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा? देखो हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो याद भी करना है, समझ के याद करना है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, पहले ये लिख लेते। फिर क्वेश्चन नंबर फिर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। नहीं, इसका ए वाला इसी का बी हम लोग लिखें, ठीक है। इसी के अंडर बी मतलब डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, जिसमें मैंने पहले ए करवाया, अब हम लोग बी पॉइंट लिखते हैं। बी पॉइंट में लिखो अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप। हाइफन देके द नंबर ऑफ वेज टू divide an item into p group 1,
One containing A item, comma, the second containing B items, and the third containing containing C items, and C items, and लिखो such that A plus B plus C equal N is given by a formula. N factorial divided by A factorial into B factorial into C factorial. ये दो और एक लिखना है, ठीक है। ये 1 के अंदर ही पॉइंट ए पॉइंट बी आ गया। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 लिखें। डिवीजन ऑफ identical items in groups. The number of ways to divide n identical objects into k groups of each items in each group is given by n factorial divided by h factorial to the power k. तो ये 3 फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन समझ के ही याद रखना है। बता देंगे कैसे करके याद करना है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले से ही जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने बाकी रखा है वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं। पहले 3 क्वेश्चन है ग्रुप डिवीजन पे, जैसे कि पहला ये वाला 15 नंबर, जो कि एक्सरसाइज कौन सा वाला है, 5D, ठीक है। एक्सरसाइज 5D का अगर देखें तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया था, 1 2 3 4, हाँ कुछ भी बाकी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 15 नंबर है ये जस्ट मैंने बाकी रखा 15 नंबर, ठीक है। ये वाला ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग अभी करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। 5D का 15 है।
इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 things can be divided into twice groups containing 2, 3 and 4 things respectively. ये क्वेश्चन में ना एक गलती है, बता सकते हो तुम लोग क्या है? बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 9 things कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप्स कंटेनिंग 2, 3 and 4 थिंग्स। बोल रहा है कि 9 चीजों को हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है और एक एक ग्रुप में कितने कितने आइटम रहेंगे, पहले ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 3 और तीसरे ग्रुप में 4 रहेगा। ये कितने तरीके से हो सकता है? तो इस क्वेश्चन में एक गलत चीज लिखा हुआ है, क्या तुम लोग बता सकते हो क्या गलत लिखा हुआ? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बता सकते हो क्या चीज लिखा हुआ है? पहले थोड़ा सा देखो क्वेश्चन, समझ जाओगे क्या गलत लिखा हुआ है। मैम ये बोल रहे फाइट करना है पर यहाँ बोल रहा है। और वो बोलो, आवाज ना कट गई। मैम वहाँ लिखा है कि 2 ग्रुप में डिवाइड करना है पर ये 3 ग्रुप में 2, 3, 4 में कर रहा है। हाँ, तो एक्चुअली वो थ्राइस होना चाहिए, यही ना। ये वाला जो है ट्वाइस नहीं होके सही है, ये ट्वाइस नहीं होके ये थ्राइस होना चाहिए, तब ना क्वेश्चन सही बनेगा। देखो यहाँ पर क्योंकि हमें बोल रहा है एक ग्रुप में 2 आइटम है, नेक्स्ट ग्रुप में 3 आइटम है और उसके बाद वाले ग्रुप में 4 आइटम है, तो इसका मतलब ग्रुप तो 1, 2, 3 3 ग्रुप्स होना चाहिए। बोल रहा है ट्वाइस ग्रुप, ये गलत है, ये हमें सही कर लेना है। ये क्वेश्चन में थ्राइस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब मैंने तो इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, अब उसमें हमारा कौन सा एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब देखो हमें 9 चीजों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसमें अलग अलग जो है आइटम्स, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो पहले वाले ग्रुप में है हम लोग का 2 आइटम, उसके बाद वाले में है 3 आइटम, उसके बाद वाले में है 4 आइटम, और हम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसको दे देते हैं ग्रुप 1 समझने के लिए, इसको दे देते हैं ग्रुप 2, इसको दे दिया मैंने ग्रुप 3, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर जो आइटम्स या थिंग्स जो भी हमें डिवाइड करने बोला है वो अगर नॉन लिविंग है ना, तो हम लोग उसे आइडेंटिकल मानेंगे नॉर्मली, ठीक है। देखो ग्रुप के क्वेश्चन में एक चीज हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर नॉन लिविंग आइटम है, मतलब नॉन लिविंग ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड कुछ है, नॉन लिविंग है, तो सारे आइटम क्या होते हैं, नॉर्मली आइडेंटिकल माने जाएंगे। और अगर लिविंग आइटम है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा है, तो ये जो फॉर्मूले कुछ बेसिस को लेके बने हुए, अगर ह्यूमन बीइंग का बात हो रहा है ना, तो वो हम लोग का नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल मतलब ये जो टॉपिक है ग्रुप वाला, ये हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो ये जो आइटम से ये पेन है, तो बोल रहे पेन एक ही तरह का देखने में होगा। अब देखो अलग अलग ब्रांड का होगा तो अलग अलग देखने में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे तो नॉर्मली ये मानते हुए चलेंगे कि अगर मेरा नॉन लिविंग आइटम है, ठीक है, तो फिर वो आइडेंटिकली होगा। जैसे देख लो एक ही तरह का देखने में पेन, या फिर जैसे मान लो ना सेम ब्रांड का जो है मोबाइल, ठीक है, मतलब ब्रांड में भी अलग अलग देखने में होता है। वही मान लो सेम सीरीज वगैरह जो भी होता है, सेम सीरीज का लैपटॉप, सेम एक ही तरह का देखने का कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में भी ना सीरीज होता है, जेड सीरीज ये सब होता है। तो कोई एक ही कंपनी, मान लो कैशियो का जेड सीरीज वाला, तो वो सभी एक ही जैसा देखने में होगा, ठीक है, उसमें कुछ अलग नहीं होगा, चाहे कहीं से भी हम लोग खरीदे। तो नॉर्मली नॉन लिविंग आइटम जो है वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ह्यूमन बीइंग का बात होगा तो नॉन आइडेंटिकल होगा, मतलब ह्यूमन बीइंग को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसा कंसेप्ट के साथ हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें इंडिविजुअली नहीं बोला, लेकिन इस बेसिस पे नॉर्मली फॉर्मूले बने हुए, तो मैंने एक बार ये चीज बताया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नॉन लिविंग ही बोला है, क्योंकि देखो 9 थिंग्स बोला है, यहाँ पर कुछ ह्यूमन बीइंग बोला नहीं है, जैसे कि 9 पर्सन्स, 9 मेल, 9 फीमेल या 9 स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो ये नॉन लिविंग आइटम है, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है 2, 3 और 4 ग्रुप्स में। तो ये आइडेंटिकल, इसीलिए मैंने सबका कलर एक ही जैसा कर दिया है, ठीक है, कि एक ही जैसा देखने में।
अच्छा, अब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए वो हम लोग पढ़ के देखते हैं। देखो मैंने एक भी फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, जस्ट लिख पाया है। बोल रहा है डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है देखो डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये सब आइडेंटिकल आइटम है क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू के ग्रुप ऑफ एच आइटम्स इन ईच ग्रुप इज गिवन बाय। अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला ना इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा हम बताते हैं। देखो यहाँ पर बोला है डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन एन ग्रुप्स, तो क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो मैंने जैसे बोला कि मान के चलो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिकल आइटम्स का डिवीजन है तो बोल रहा है कितने तरीके से कर सकते हैं। बोल रहा है कि अगर हमें डिवाइड करना है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पर एन है 2, यहाँ पर सॉरी एन एन जो है हम लोग का, यहाँ पर एन कितना हो जाएगा टोटल 9, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 9 आइटम्स को हमें के ग्रुप में डिवाइड करना है। के हम लोग का यहाँ पर हो गया है 3, लेकिन बोला है एच आइटम्स इन ईच ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप में एच ही आइटम्स होने चाहिए। तो लेकिन मेरा ये एच तो वेरी कर रहा है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये मेरा इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे क्या बोल रहा है कि अगर मुझे आइडेंटिकल आइटम्स को कुछ नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो उसमें अगर सेम नंबर ऑफ आइटम्स रखेंगे, क्योंकि एज का वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, एज का वैल्यू कांस्टेंट है। अगर सभी में दो 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 होता तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते, तो ये फॉर्मूला तो हम लोग का यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाकी दो फॉर्मूले में देखते हैं कौन से वाले से सॉल्व हो सकता है। अब ये देखो इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, तो जैसे ही बोल दिया इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, फिर से हम लोग इस फॉर्मूले को स्किप करेंगे क्योंकि इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप तो है ही नहीं, ठीक है। पहला बात है। अब आइडेंटिकल यहाँ पर बोला है लेकिन डिस्टिंक्ट आइटम, ये भी तुम लोग के दिमाग में आ सकता है क्योंकि मैंने तो बोला नॉन लिविंग हुआ तो आइडेंटिकल मानना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। लेकिन आइडेंटिकल से तो फॉर्मूला नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो आइटम्स ये नॉन लिविंग तो है, लेकिन इस केस में ये जो है ये डिस्टिंक्ट ही आइटम्स होगा। इसका मतलब ये आइटम्स जो है ये डिस्टिंक्ट है, ये एक जैसा नहीं है। क्योंकि अगर ये आइटम को हम लोग आइडेंटिकल मानेंगे, ये एक बेसिस बताया मैंने, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग आइडेंटिकल मानेंगे तो उसमें एक ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम लोग ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। तो बेसिकली हम लोग का ये फॉर्मूले में आएगा जो कि डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम इन ग्रुप है। मतलब ये मान के चलो वो सारे आइटम डिस्टिंक्ट है, मतलब ये ग्रुप वाइज डिस्टिंक्ट है, ऐसे भी मान सकते हो ग्रुप वाइज डिस्टिंक्ट है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अलग अलग कलर दे देते हैं, लाइक ऐसे यहाँ पर ऐसे रेड कलर बना दिया, यहाँ पर ऐसा ग्रीन कलर बना, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि इससे तो ये फेलियर हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है इक्वल आइटम्स, फिर से ये वाला नहीं होगा क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स एवरी ग्रुप में नहीं है। तो अनइक्वल आइटम्स इन एवरी ग्रुप ये फिट होता है हमारे क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला फिट होता है। इसमें क्या बोला है द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइटम्स, तो क्वेश्चन में एन हम लोग का 9 है, टोटल आइटम्स हम लोग का 9 है, इनटू 3 ग्रुप्स। अच्छा ये तो परफेक्टली फिट होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर भी 3 ग्रुप का ही बात किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए। वन कंटेनिंग ए आइटम, पहले ग्रुप में ए आइटम्स होना चाहिए, तो हम लोग के यहाँ पर पहले ग्रुप में 2 आइटम्स है, एंड सेकेंड कंटेनिंग बी आइटम्स, ग्रुप 2 में जो है बी तरह का आइटम्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 आइटम्स हमारे यहाँ काउंटिंग के हिसाब से, ये मेरा ए ये मेरा बी, और ग्रुप 3 में जो है वो उसमें सी आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सी मेरा 4 हो गया, और बोला है ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो एन आएगा, ये तीनों को ऐड करने से एन आएगा, तो ये तीनों को ऐड करने से हम लोग का 9 आना चाहिए, आ भी रहा है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर आइटम किस हिसाब से आइडेंटिकल है पता है, ग्रुप वाइज आइडेंटिकल है, ठीक है। ग्रुप वाइज आइडेंटिकल है, मतलब ग्रुप 1 में एक तरह का आइटम, ग्रुप 2 में एक तरीके का आइटम, ग्रुप 3 में एक तरीके का आइटम, और ये जो है ना ये ऑल आइटम्स आइडेंटिकल के ऊपर है, और ये जो है ग्रुप वाइज आइडेंटिकल के ऊपर है। तो हमें ये थोड़ा सा समझ के फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग का ये फॉर्मूला लगना चाहिए एन फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल। इसका लॉजिक भी हम बता देते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। पहले एक बार लिखते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग का एन जो है
एन गिवन है क्वेश्चन में 9, ठीक है, ए है 2, बी है हम लोग का 3 और सी है हम लोग का 4, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी ये हम लोग का 9 आया। हम लोग को आंसर देना है किस हिसाब से, देखो आंसर हम लोग को ऐसे देना है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल इंटू सी फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल का मतलब 9 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर देखते हैं कितना होता है। 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक ही लिखेंगे, नीचे 4 है, और 2 इंटू 1 3 2 और 1 3 2 और 3। अब कैंसिल आउट करके देखो, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 1260। 1260 वेज है जिसमें हम लोग आइटम्स को ग्रुप में डिवाइड करके अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब इसको अगर हम लोग बिना फॉर्मूले के थोड़ा सा समझना चाहे, देखो फॉर्मूला मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि काफी टाइम में क्या होता है ना, जस्ट ऐसे ही करते वक्त इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, अगर मुझे 9 चीजों को जो है अरेंज करना है तो 9p9, और क्योंकि ये चीजें आइडेंटिकल है, जैसे अगर तुम लोग देखोगे, जैसे तुम लोगों ने लास्ट दिन जो कॉमर्स वाला जो कैलकुलेशन किया था, ठीक है, उसमें तुम लोगों ने देखा कि कॉमर्स वाला जो वर्ड है उसमें कितने सारे लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है, ठीक है। और ग्रुप क्यों बन जा रहा था इसमें, क्योंकि ई 2 टाइम्स था, ठीक है, सी 2 टाइम्स था, एम 2 टाइम्स था, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये चीज बन रहा था। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग ये 9 आइटम्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। लेकिन ये तो क्योंकि ये सब जो है 9 आइटम्स को अरेंज करने का 9p9 या फिर एन फैक्टोरियल जो भी लिखो, 9p9 लिखो या 9 फैक्टोरियल लिखो, बात तो एक ही है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिकल आइटम्स है, तो जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स है उतने नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम से हम लोगों ने कर दिया है डिवाइड। तो अगर इसको नॉर्मल समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिखा है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये देखो, नॉर्मली भी कर सकते हो, फॉर्मूला याद रखना कोई मैंडेटरी नहीं है अगर चीज को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। अब उसके बाद और भी 2 क्वेश्चन मैंने बाकी रखा था, यहाँ पर बाकी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है, और 2 क्वेश्चन ग्रुप का ही था, कहाँ पर था देखो, ये रहा, ये देखो 16 और 17, ये तो मैंने बाकी रखा था जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 5C का है। तो एक्सरसाइज 5C 16 और 7। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है, तुम लोग बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, फिर हम उसको समझाएंगे भी बिना फॉर्मूले के कैसे होगा वो भी बताएंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हमें बोला है 12 स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर 12 लोगों को मुझे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप कितना सारा बनेगा, सॉरी एक एक ग्रुप में कितने लोग होंगे, ग्रुप कितना सारा होगा, 4। 4, ठीक है। 12 लोगों को मुझे अगर 3 ग्रुप में रखना है तो एक एक ग्रुप में 4 4 लोग रहेंगे, एक एक ग्रुप में 4 4 लोग रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या स्टूडेंट आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा, नॉर्मली ये बताओ। अगर हम तुम लोगों को ही ग्रुप में टू 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 ऐसे करके ग्रुप बनाते हैं, तो क्या हम तुम लोगों को आइडेंटिकल देख रहे हैं कि तुम लोग सब कोई नॉन आइडेंटिकल हो। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग हम लोग का क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया, तुम लोग ही बोलो, आइडेंटिकल होगा कि नॉन आइडेंटिकल। कोई भी क्लास में स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है, क्या मुझे उसमें मुश्किल होगा, क्या वो आइडेंटिकल होगी कि नॉन आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल होंगे कि नॉन आइडेंटिकल? देखो नॉन आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सभी को एक ही जैसा देखने में है, ठीक है। और अभी अभी मैंने बोला ह्यूमन बीइंग होगा तो हमें हमेशा यही बेसिस मान के चलना है कि हम लोग का ह्यूमन बीइंग को हम लोग पहचान सकते हैं इंडिविजुअली, यानी वो एक ही जैसा देखने में नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें बोला है 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पूछा हुआ है ऐसा, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 12 स्टूडेंट into into three groups into three groups of 4 students each। यही बोला है, 4 स्टूडेंट्स, यही बोला है हम लोगों को कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है जिसमें हम लोग 12 स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें, जहां पर हर एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट होंगे। ये हमें बोला नहीं है, लेकिन जब हमें बोला है कि इक्वली ही डिवाइड करना है, कैसे मुझे पता चला कि एक एक ग्रुप में 4 ही होगा? क्योंकि मुझे इक्वली डिवाइड करने का है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग का कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। देखो ये तो बोला था आइडेंटिकल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वाला पॉइंट आ गया तो इसको एक बार इग्नोर करेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पॉइंट है उसमें जाते हैं। यहाँ पर बोला है डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल, डिवीजन ऑफ जो है डिस्टिंक्ट आइटम, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग डिस्टिंक्ट होगा। अब इसमें क्या बोला है, इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, और यहाँ पर बोला है अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, दोनों का हेडिंग। तो तुम लोग बोलो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए मेरा, ए या बी? ये दोनों लाइन से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। ए। ए, क्योंकि इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, हर एक ग्रुप में जो है हमारा 4 4 ही स्टूडेंट होगा, तो फिर हमें यही वाला लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके नीचे लिखते हैं इस तरीके से, हम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इस बेसिस पे, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन स्टूडेंट्स इनटू के ग्रुप्स, ऐसे ही बताया गया है हमारा जो फॉर्मूला ना, उसमें ऐसे ही टोटल स्टूडेंट्स को एन से डिफाइन करेंगे या टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स को, और जितने सारे ग्रुप्स में होंगे उसको के से डिफाइन किया जाता है। नंबर ऑफ ग्रुप के लिए के का यूज किया गया है, और ग्रुप में जितने भी आइटम्स या लोग रहेंगे उसे एज से डिफाइन किया गया है। तो पूरे जो भी 3 फॉर्मूला तीनों में वैसे ही यूज किया गया, ऑफ एज स्टूडेंट्स एज, यही चीज देखो लिखा हुआ है फॉर्मूले में। देखो अब इसको पढ़ के देखो, जो आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने कि हम लोग का जो है फॉर्मूला ये वाला लगना चाहिए, इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन स्टूडेंट्स। देखो ये स्टूडेंट्स भी बता भी दिया था, ठीक है, एन स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर एन आइटम्स भी लिख सकते हो यहाँ पर। एन स्टूडेंट क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो मैंने इसीलिए स्टूडेंट लिखा था। एन यहाँ पर हम लोग का एन है 12, के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो हमें पता है कि हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक एक ग्रुप में 4 4 लोग रह सकते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या लगेगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल इंटू एच फैक्टोरियल टू दी पावर के। तो लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा उस केस में, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल इनटू एच फैक्टोरियल टू दी पावर के। एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर निकालते हैं, फिर इसको कोशिश करते हैं नॉर्मल वे में समझाने का। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल, के यहाँ पर देखो, यहाँ से देख देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का 3 है, ठीक है, और एच हम लोग का कितना है, 4 है, 4 टू दी पावर हो गया के यानी कि 3। अब इसका आंसर निकालते देखते कितना होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर हो गया 3 2 1, और 3 टाइम्स 4 फैक्टोरियल है, तो एक हो गया 4 3 2 1, और एक बार 4 3 2 1, और एक को 4 फैक्टोरियल लिख के ही रख देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर हो गया है 12, 12 कैंसिल आउट। अच्छा, फिर ये हो गया 6, और ये 3 और 2 कैंसिल आउट, 6 के साथ ये 3 और 2 कैंसिल आउट। अच्छा, फिर हम लोग का यहाँ पर 2, ये 5 कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, 4, 2, 2, 2, 3, 3। अब मल्टीप्लाई करके देखते कितना है। 11, 5, 3, 7, 5, नीचे सब कैंसिल आउट हो गया। 5, 7, 7, 5, इसका आंसर आ गया 5, 7, 7। ठीक है, अब इसको भी समझाते। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 12 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, जहां पर 4-4 स्टूडेंट हर एक ग्रुप में रहेंगे। मतलब इसको अगर एक बार ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, एक ग्रुप, दो ग्रुप, और ये 3 ग्रुप, और हर एक ग्रुप में जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सब अलग अलग देखने के होंगे। और हर एक ग्रुप में हमें कितना लेना है, 4 स्टूडेंट को लेना है। तो अलग अलग कलर से हम दिखा, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास इतना ही कलर अवेलेबल है। ऐसे करके अगर देखेंगे तो यहाँ भी 4 अलग, यहाँ भी 4 अलग ह्यूमन बीइंग हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अब अगर मुझे 12 लोगों को मतलब ग्रुप में अरेंज करना है तो उसका तो मेरा 12p12 होना चाहिए, सिलेक्ट और अरेंज, तो ये परमुटेशन हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ग्रुप अपने अंदर, ग्रुप जो है, ग्रुप में जो भी आइटम है, अब ग्रुप भी तो अपना प्लेस चेंज कर सकता है। जैसे हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, या फिर ग्रुप 3 ग्रुप 2 ग्रुप 1, इस तरीके का। उसके लिए 3 फैक्टोरियल, जब ग्रुप को इंटरचेंज करेंगे तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। अब तुम लोग सोच सकते हो कि यहाँ पर फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ भी तो 3 ग्रुप था, 3 ग्रुप को हम लोगों ने क्यों इंटरचेंज नहीं किया? क्योंकि यहाँ 3 ग्रुप को इसीलिए इंटरचेंज नहीं किया जाता है क्योंकि ये आइटम्स जो है वो आपस में आइडेंटिकल है, तो इसको इंटरचेंज करने का कोई जो है रिलेवेंसी नहीं होता है। क्योंकि आइटम अगर एक जैसा है तो इंटरचेंज करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आइटम अलग अलग है तो इंटरचेंज करने से अलग मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये k फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल ग्रुप में इंटरचेंज का दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये 4 फैक्टोरियल करके क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4-4 स्टूडेंट है। ठीक है, तो मतलब जो काउंटिंग है उसमें 4 फैक्टोरियल है, इसीलिए आइडेंटिकल के जैसे मतलब आइडेंटिकल इन द सेंस ये आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन 4-4 करके जो भी ह्यूमन बींग्स है उसके लिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे किया गया है। ठीक है, तो काफी सारे मतलब रीजन से इस तरीके का फॉर्मूला बनाया गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड ही याद रखने के लिए कहेंगे। इस तरीके से मैच करके तुम लोग याद रख सकते हो, क्योंकि काफी सारी चीजों को इस पे एप्लीकेबल करने जाने से फिर इसको पूरा इलाबोरेट करना पड़ेगा क्यों इस तरीके से हो रहा है। लेकिन हम थोड़ा बता रहे हैं कि 12 फैक्टोरियल इसीलिए क्योंकि 12 लोगों का अरेंजमेंट है, और क्योंकि ग्रुप में चेंजेस करने से इंपैक्ट आएगा इसीलिए डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है। और यहाँ पर 12 फैक्टोरियल जब होगा ना तो एक ही मतलब आइडेंटिकल, जो जैसे देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है इस ग्रुप में आ गए, इस तरीके की चीजों को एलिमिनेट करने के लिए वो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जो है 3 टाइम्स इसका कंसेप्ट लाया गया है। तो तुम लोग को थोड़ा कोशिश करके इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब 17 वाला दिखाते हैं। 17 वाले में क्या बोला है, बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे 3 स्टूडेंट्स में 15 मैंगोज डिवाइड करना है तो एक एक स्टूडेंट्स को कितना मैंगो मिलेगा? अगर 15 मैंगोज को मुझे 3 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है तो पर स्टूडेंट को कितना मैंगो मिलेगा? 5। 5। ठीक है, द नंबर of ways to divide 15 mangoes into 3 students of 3 students of 5 each। ठीक है, of 5 each। अब ये वाला हमारे कौन से फॉर्मूले से मैच होगा वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
पहला बात है कि ग्रुप में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अगर ग्रुप में इक्वली डिवाइड होगा 15 मैंगोस तो क्या होगा, तो देखो अगर मेरा ग्रुप जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला तो कभी नहीं लगेगा क्योंकि ये अनइक्वल आइटम्स इन एवरी ग्रुप है, ठीक है। ये है इक्वल आइटम्स इन एवरी ग्रुप, या तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है या फिर हम लोग का ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पर बोला है आइडेंटिकल आइटम्स इन ग्रुप, ठीक है। तो मैंगो जो है तुम लोग बताओ वो आइडेंटिकल में होगा कि नॉन आइडेंटिकल में होगा। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग को ही यहाँ पर हम लोग नॉन आइडेंटिकल मानते हैं। हाँ, अब तुम लोग बोलोगे मैंगो में भी तो हम लोग समझ सकते हैं कोई छोटा है कोई बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन नॉन लिविंग आइटम्स जो है उसको हम लोग मानते हैं कि वो आइडेंटिकली होगा, मतलब मैंगोज जो पड़े हुए वो एक ही जैसा देखने में होगा। उतने आसानी से हम लोग ह्यूमन बीइंग की तरह बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला दोनों को ही हम पढ़ के देखते हैं कौन से वाले फॉर्मूले में फिट होता है। डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स इन ग्रुप, अगर इसको देखते हैं, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर ये फॉर्मूला मेरा सही सही जा रहा है तो यहाँ पर मेरे पास एन के जगह पे है 15 मैंगोस है जो कि एक ही जैसा देखने में है, इनटू के ग्रुप्स ऑफ एच आइटम्स इन ईच ग्रुप। तो एच आइटम मतलब एक एक जन को कितना करके आम मिलेगा, 5 आम मिलेगा और 3 ग्रुप में डिवाइड होना चाहिए। चलो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इससे हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने और एक भी तो देखा, उसमें भी चेक करते हैं क्या उससे नहीं होगा या फिर दोनों में क्लैश हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, कोई एक ही से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, इसको तो इग्नोर करो क्योंकि ये अनइक्वल आइटम है। इक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इन students into k group of 8 students and each is given by, ठीक है। यहाँ पर ये जो बोला है, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये n जो है यहाँ नॉर्मली ये बोला है into k groups of 8 students and each is given by। तो नॉर्मली ये जो है ना ये हम लोग का स्टूडेंट्स के ऊपर जो है एप्लीकेबल होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्टूडेंट्स लिखवा दिया। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये हम लोग का ह्यूमन बीइंग के ऊपर एप्लीकेबल ज्यादा है, स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ तो ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब हम लोग का ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर लिखते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n mangoes into k student of age each, ठीक है। और वैसे भी देखो ये वाला हम लोग का आइडेंटिकल आइटम्स के लिए, ये हम लोग का डिस्टिंक्ट आइटम के लिए, वो भी हमें देखना है, ये डिस्टिंक्ट आइटम के लिए, ठीक है। और देखो ये डिस्टिंक्ट का ऐसा पार्ट है जहां पर हर एक आइटम डिस्टिंक्ट, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स बोल के यहाँ स्पेसिफाई किया है। और यहाँ पर कैसा डिस्टिंक्ट है, ग्रुप वाइज डिस्टिंक्ट है। ये वाला ग्रुप वाइज अगर डिस्टिंक्ट हुआ तो उस पे लगाना है, ठीक है। और ये जो है ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट हुआ तो उस पे लगाना है जो कि ह्यूमन बीइंग पे ही एप्लीकेबल होगा, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। और ये जो है ये हम लोग का आइडेंटिकल है, ग्रुप वाइज भी आइडेंटिकल होगा, इंडिविजुअली भी देखोगे तो वो आइडेंटिकल ही हमें दिखेगा। मतलब बेसिकली ये नॉन लिविंग पे यही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल। तो इसका फॉर्मूला हम लोग का है कुछ ऐसा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई h फैक्टोरियल टू दी पावर k, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पर n फैक्टोरियल यानी 15 फैक्टोरियल, h का मतलब हो गया, देखो h को कैसे मैच करोगे, h का मतलब 5h, ठीक है। 5 फैक्टोरियल टू दी पावर k मतलब कितना हो गया 3। तो ये आंसर हो जाएगा 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 और 5 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल जो है एक बार 5 फैक्टोरियल और दो बार जो है 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 120 लिख देते हैं क्योंकि मुझे याद है कि 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। तो एक तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9876 डिवाइडेड बाई एक बार 120 कर लेते हैं, इंटू 9876 फिर डिवाइडेड बाई 120 कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है
7,56,756, 7,56,756 ये आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर है। अच्छा, यहाँ सॉल्व भी नहीं किया, यहाँ आंसर इस तरीके से दिया, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल टू दी पावर 3, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हम लोग का आंसर ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पर ही हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो ग्रुप का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया एग्जाम में नॉर्मली नहीं आया हुआ है अभी तक, लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, देखो दो चीज याद रखना है। एक तो हम लोग को देखना है कि आइटम हम लोग का डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल है। अब डिस्टिंक्ट में ना दो चीज है, एक हो जाता है इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है सारी चीज, तब वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होगा, जैसे कि स्टूडेंट वगैरह। और अगर हमारा ग्रुप में जो है वो ग्रुप वाइज आइटम जो है हम लोग का अगर डिफरेंट है, ये देखो तब होगा, जैसे कि अनइक्वल आइटम इन एवरी ग्रुप, द नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड इन आइटम्स। तो थोड़ा सा फॉर्मूला देखो याद रखना पड़ेगा, और इसको अगर थोड़ा समझाना चाहे बिना फॉर्मूले के, ये कैसे, जैसे देखो अगर हमें 15 मैंगोज है, उसका अगर मुझे सिलेक्ट और अरेंज करना है, जब मुझे मतलब डिवाइड करना है लोगों में, ठीक है, तो मुझे मैंगो सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, फिर उसका अरेंजमेंट भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि यही वाला मैंगो मुझे इसी पर्सन को देना है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, सबको 5-5 मिलना चाहिए। तो उसके लिए 15 P15 15 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्योंकि मैंगो देखने में आइडेंटिकल है, तो एक एक ग्रुप में कितने आइडेंटिकल मैंगो जा रहे हैं, 5 करके। तो डिवाइडेड बाय, जैसे कॉमर्स वाला हुआ था, ठीक है, वही सेम एग्जांपल ही बोल रहा है। तो ये देखो 15 P15, और उसके बाद आइडेंटिकल कितने, 5-5 मैंगोज, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल टू दी पावर 3। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल वाला है ना, उसका लॉजिक काफी क्लियर कट है कि ये क्यों हो रहा है। सेम जैसे तुम लोग कॉमर्स वाला वर्ड किए या जो भी किया, वैसा ये वाला देख लो, या फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें भी सेम वही वाला चीज एप्लीकेबल हो रहा है कि परमुटेशन और आइडेंटिकल है, तो उतने उतने आइडेंटिकल नंबर से डिवाइड कर दिया। ये थोड़ा सा जो है इसमें ये वाला याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जितने हैं, उनमें अगर हमें 4 स्टूडेंट्स ईच 3 ग्रुप में बांटना है 4 स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो 4 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांटना है, तो टोटल 12 P12, पहले 12 लोगों का परमुटेशन, ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमें ग्रुप का भी परमुटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रुप वाइज अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वो अलग दिखेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, तो उस वजह से हम लोग का 3 फैक्टोरियल ये वाला, और वो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला जो है आसानी से याद रह जाएगा, इसको थोड़ा सा याद करना। ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन मैंने बाकी रखा था, वो भी बताते हैं कौन सा वाला बाकी रखा, और दो क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज से है और एक हम लोग का एग्जाम्पल में दिखाते हैं। वो परमुटेशन। स्टार्टिंग एग्जाम्पल 3 4। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल 7, और एक ऐसा ही हम लोग का क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में है। ठीक है, एक्सरसाइज आई थिंक 5A में है। एग्जाम्पल 7, यहाँ पर क्या बोला है देखो, कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फाउंड विद द 4 डिजिट 1357 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हम समझाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग के पास दो नंबर है, 2,4। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर जैसा क्वेश्चन दिया ना वैसे ही बोल रहा है, कंप्यूट द सम ऑफ, यहाँ पर मान लो 4 की जगह 2 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फाउंड विथ 2 डिजिट्स। ठीक है, 2,4 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट में अगर एक ही बार वो डिजिट यूज हुआ। हम मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, अगर क्वेश्चन को लिखेंगे तो वो कुछ ऐसे देखने में होगा, मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, कंप्यूट द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। चलो लिख के दिखा दो।
compute the sum of two-digit number which can be formed with the digit, मान लो 5,6, which can be formed with the digit 5,6 if each digit is used only once in each arrangement. अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा होता, क्योंकि जब तक 2 डिजिट से नहीं बताएंगे बाकी नहीं समझे, ठीक है। तो कंप्यूट करना है सम का मतलब होता है टोटल। किस चीज का टोटल कैलकुलेट करना है? 2 डिजिट नंबर का, जो नंबर हमें 5 और 6 से बनाना है। तो पहले मुझे ये बोलो 5 और 6 से 2 डिजिट का क्या क्या नंबर बनेगा। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फॉर्मूला हम बाद में बताएंगे, इसका शॉर्टकट पहले नॉर्मल बताओ। 5 और 6 से 2 डिजिट का क्या क्या नंबर बनेगा, जहां पर एक डिजिट, जैसे 55 नहीं लिख सकते, 66 नहीं लिख सकते, क्योंकि हर एक नंबर में एक डिजिट एक ही बार यूज हो सकता है। तो बोलो क्या क्या नंबर बनेगा? 5 और 6 ये दोनों डिजिट से क्या क्या नंबर बनेगा? ये तो 2 सेकंड का काम है। 5 और 6 से क्या क्या नंबर बनेगा नहीं बता सकती हो तुम? मैम 65 और 56। हाँ, 56 और 65 ये 2 नंबर बनेगा, ठीक है। अब इसका सम कितना होगा ये तो पूछा, बस यही बन सकता है, तो उसका सम बनाना है। बनाओ, सम कितना होगा? मैम 121। 121 इसका सम होगा, ठीक है। अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब यही सेम क्वेश्चन मान लो हम ये डिजिट बदल के यहाँ पर दे देते हैं 246, ठीक है। ये 3 डिजिट्स है, इससे 3 डिजिट का नंबर बनाओ। मैंने क्या किया, बस ये चेंज कर दिया, यहाँ पर 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में हम यहाँ पर बॉक्स कर देते हैं, 3 डिजिट कर दिया, और डिजिट जो है 246 ले लिया, डिजिट जो है 246 ले लिया। क्वेश्चन सेम है, तो बोलो कैसे आंसर निकालोगे। मतलब 246 से जितने सारे नंबर बनेंगे वो सारे नंबर तुम लोग को लिखना है, फिर उसका ऐड करके मुझे बताना है। तो तुम लोग बता सकते हो 246 से क्या क्या नंबर बनेगा। पहले कॉपी में लिख लो, लिख के टोटल करके बताओगे तो भी चलेगा। मैम थ्री डिजिट नंबर। हाँ, 3 डिजिट नंबर बनाना। मैम 246, 642, 624, 426। हाँ, टोटल देखो कितने सारे बन रहे, पूरा लिख के मुझे बताओ कि 5 6 कितना बन रहा है। सिक्स 6 नंबर्स बने, ठीक है। और उसका टोटल भी करो, हम भी तब तक 6 नंबर लिखते हैं। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 246 264, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं 4 से, 426 462, ठीक है, ऐसे गलत नहीं होगा। और उसके बाद 624 और 642, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर बन गया। अब इसका टोटल करना है, ठीक है। यही पूछा है हमें क्वेश्चन, 6 नंबर है, उसका टोटल करना है। 246 264 426 462 624 642 642, तो 2664 ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे 3 डिजिट तक भी पूछे ना, तो हम बिना कोई फॉर्मूले का यूज पर, देखो बोला है 4 डिजिट नंबर विच फॉर्म्ड विद द डिजिट 1357। अब जैसे ही 4 डिजिट आ गया ना, हमारे लिए उतना आसान नहीं है कि 13
5 और 7 को यूज करके 4 डिजिट वाला कितना सारा नंबर बनेगा हम लोग एकदम एक्यूरेट लिख दे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं। हो सकता है कुछ ना कुछ छूट जाए, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि 3 डिजिट तक या 3 डेटा तक ना आसानी से परमुटेशन किया जा सकता है। ये परमुटेशन ही तो है, सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो हम लोग सिलेक्ट भी कर रहे हैं और अरेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोगों ने पहले क्या सिलेक्ट किया, 2 6 4, हर बार तो हम लोगों ने 2 6 और 4 को ही सिलेक्ट किया है, कहीं पर भी देखो बस अरेंज कर दिया बोल के नंबर अलग हो गया। तो अगर मेरा सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है तो ये मेरा क्या बनता है, परमुटेशन। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मेरा परमुटेशन का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी परमुटेशन ही लगेगा। अब अगर इस पे परमुटेशन अप्लाई करोगे, बोलो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, मेरे पास 5 और 6 अवेलेबल है, तो फॉर्मूले में एन क्या होगा और आर क्या होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है, कैसा भी नंबर बनाओ 2 डिजिट का बनाने से चलेगा। तो एन और आर कितना होगा और आंसर कितना आएगा, मतलब कितने सारे नंबर बन सकते हैं उसका आंसर आएगा ना। बोलो एन और आर कितना होगा ये वाले केस में, फिर इसका भी पूछते हैं। 2 नंबर और 2 जगह को फिलअप करना है, तो ऑब्वियसली 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल, तो 2 आंसर आएगा, दिख भी रहा है प्रैक्टिकली। सेम चीज इस पे अप्लाई करके बोलो, यहाँ n कितना है और r कितना है, यहाँ n कितना है और r कितना है, क्योंकि परमुटेशन हो रहा है वो तो दिख रहा है। n कितना है r कितना है, बोलो अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है इस डिजिट से, बोलो चैप्टर तो खत्म हो गया, आज खत्म हो जाए। n और r बताओ। 3p3। 3p3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 3 2 1 यानी कि 6। ठीक है, 6 वेज मतलब 6 नंबर बन सकते हैं, जो कि हमें प्रैक्टिकली दिख भी रहा है 6 नंबर बन सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मूले का अप्लाई करवाएंगे, क्योंकि 1 3 5 7 को इतने आसानी से नहीं कर सकते। नंबर कितना बनेगा वो तो बता सकते हैं, चाहे 4 क्यों, अगर 4 के जगह जगह अगर 5 6 7 8 9 कुछ भी डिजिट होगा, कितने सारे नंबर बन सकते वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये आंसर चाहिए ना। तो अगर मुझे टोटल चाहिए तो फिर तो मुझे नंबर चाहिए। ठीक है, अगर मुझे सम चाहिए नंबर्स का तो मुझे तो नंबर्स भी चाहिए होगा, लेकिन नंबर कैसे निकालें, जब तक नहीं लिखेंगे नंबर तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करना है। तो अब फॉर्मूला देखो हम स्टेप वाइज बताते हैं, पहले इस पे अप्लाई कर देंगे, फिर इस पे भी अप्लाई करके बता देंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप 1 में, स्टेप 1 में the total number of numbers from the given डिजिट। ठीक है, जो डिजिट हमें दिए हुए, जितने भी डिजिट दिए हुए उससे हम लोग कितने सारे नंबर बना सकते हैं, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एनपीएन करके। ठीक है, एनपीएन जैसे अगर देखो टोटल नंबर ऑफ नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट बोला है, एनपीआर लिखेंगे। ठीक है, एनपीआर, अब आर और एन बराबर भी हो सकता है, जैसे 2 डिजिट दिया, दो, जैसे यहाँ पर अगर बोला जाता कि 3 नंबर है 2 डिजिट का बनाना है तो R2 हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा एनपीआर। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम लोग कितने सारे नंबर बना सकते हैं उस डिजिट से, जो कि मैंने तुम लोग को पहले करके दिखाई, यहाँ भी करके दिखाई, यहाँ भी करके दिखाई। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करें कि मुझे एडिशन का आंसर भी मिले। सेकेंड स्टेप में हमें ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टाइम्स एवरी डिजिट इज repeated in unit -10 -100th place is, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट होता है, ये ऐसे फाइंड आउट होता है, एनपीआर डिवाइडेड बाय हो जाता है नंबर ऑफ डिजिट, डिवाइडेड बाय हो जाता है नंबर ऑफ डिजिट। अब ये अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, पहले ये लिख लो आराम से, फिर ये अप्लाई करके देखेंगे। स्टेप 2 में मैंने लिखा है कितना बार हर एक डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है यूनिट 10 और 100th प्लेस में। ठीक है, जैसे मुझे एक चीज बताओ, ये जो नंबर मैंने लिखा है 246, इसका यूनिट प्लेस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसका 100th प्लेस और 10th प्लेस कौन सा है, 10th प्लेस ये वाला है और 100th प्लेस ये वाला है। तो मुझे एक चीज बताओ,
2 अपने आप को यूनिट प्लेस में कितना बार रिपीट किया है, सारे नंबर में चेक करो। 2 अपने आप को यूनिट प्लेस पे जब 2 को लिखा गया वो अपने आप को कितना बार रिपीट किया है, 4 अपने आप को यूनिट प्लेस पे कितना बार रिपीट किया है, और 6 अपने आप को यूनिट प्लेस पे कितना बार रिपीट किया है। सेम तरीके से 2 4 6 अपने आप को 100 प्लेस पे कितना बार रिपीट किया है, 2 4 6 अपने आप को 10th प्लेस पे कितना बार रिपीट किया है, ये मुझे बताओ। यहाँ से प्रैक्टिकली पहले करेंगे फिर फॉर्मूले के साथ। मुझे एक चीज बताओ, यूनिट प्लेस में देखो और देख के मुझे बताओ 2 कितना बार रिपीट हुआ है यूनिट प्लेस में। नहीं समझ पा रहे। यूनिट प्लेस देख के ये नहीं बता सकते हो 2 अपने आप को यूनिट प्लेस में कितना बार रिपीट किया है? मैम 6 2 बार। ठीक है, 2 बार। तो देखो 2 कितने बार अपने आप को यूनिट प्लेस पे रिपीट किया है? 2 बार। ठीक है, अच्छा सेम तरीके से 2 के बाद 4 का आइडेंटिफाई करो यूनिट प्लेस के लिए। 4 अपने आप को कितना बार रिपीट किया है? 2 बार। 2 बार। 6 अपने आप को कितना बार रिपीट किया है? 2 बार। यूनिट 2 बार। मतलब अगर समरी करें तो सभी अपने आप को 2 बार रिपीट करता है एक ही प्लेस के लिए। ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट। अब मुझे एक चीज तुम लोग देख के बताओ, क्या 10th प्लेस के लिए भी हर एक डिजिट अपने आप को 2 बार रिपीट किया है? देख के बताओ, क्या 10th प्लेस के लिए भी हर एक डिजिट अपने आप को 2 बार रिपीट किया है या नहीं किया? ऐसे ही तो चेक करना है, चेक करके बताओ। हाँ किया है। किया है। और 100th प्लेस में भी चेक करके बोलो, क्या ये तीनों डिजिट अपने आप को 2 टाइम्स रिपीट किया है? यस मैम। लेकिन ये लिखा हुआ है तो इसीलिए हम लोग देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है तो हमें क्या यूज करना है? हमें ऐसे यूज करना है कि कितने बार डिजिट्स रिपीट हुए हैं, एनपीआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं एवरी डिजिट नंबर ऑफ टाइम्स every digit is occurring in unit 10 100 place is 2। ठीक है, कितने बार अपने आप को हर एक डिजिट हर एक प्लेस में रिपीट कर रहे हैं? 2 बार। लेकिन ये लिखा हुआ है तो देख के बता रहे हैं हाँ अपनी 2 बार रिपीट किया है। लेकिन अगर मेरे पास वो नहीं है तो फिर क्या करना है? बोल रहा है जितने सारे नंबर बनेंगे, एनपीआर मतलब जितने सारे नंबर बनेंगे, जो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, बोलो यहाँ पर ये क्वेश्चन में 264 वाला क्वेश्चन में एनपीआर का वैल्यू कितना है और नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एनपीआर का वैल्यू कितना होगा और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? कुछ तो बोलो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मानते हैं थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है एनपीआर का वैल्यू। अभी तो निकाला, यहाँ पर नहीं निकाला तुम लोगों ने एनपीआर का वैल्यू? बोलो, अभी तो इस क्वेश्चन का एनपीआर स्टेप 1 तो मैंने करवाया ना, इस क्वेश्चन का एनपीआर। अब यही एनपीआर तो यहाँ पर आएगा तो 6। और नीचे डिजिट कितने सारे डिजिट्स है? हर एक नंबर के कितने सारे डिजिट्स है? 3 डिजिट बनाने को है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स। अगर मुझे रिपीटेशन फाइंड आउट करना है
अब देखो ये इतना क्यों सीखना पड़ रहा है, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर नहीं लिख पाओगे बाबा, नहीं लिख पाओगे, तो फॉर्मूले में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने हटा के रखा था, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन में तसल्ली के साथ हमें समझना पड़ेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स, ये निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या सेम चीज इस पे भी अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। पहले मुझे एक चीज बताओ, ये जो 56 और 65 है, यहाँ पर हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है यूनिट प्लेस में? जैसे देखो हम ऐसे लिखेंगे तो शायद तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। 56 के नीचे हम 65 लिखते हैं ऐसे। अब ऐड करो, ऐड करने से कितना आ जाएगा? 121। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि बोलो ये डिजिट 5 अपने आप को, यहाँ तो यूनिट और 10 है, 100 नहीं है, यूनिट प्लेस में डिजिट 5 अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है? एक बार। ये देखो यूनिट प्लेस में डिजिट 5 अपने आप को एक बार रिपीट करता है, और रिपीट करता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 2 है ना, देखो 2 डिजिट का है, रिपीट नहीं करता। यूनिट प्लेस में एक बार आता है, 10th प्लेस में एक बार, और 6 अपने आप को यूनिट प्लेस में एक बार रखता है, 10 प्लेस में एक बार रखता है। ठीक है, अगर मुझे यही चीज यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो एनपीआर, मुझे अगर रिपीटेशन निकालना है 1 आना चाहिए आंसर। रिपीट कितना बार हो रहा है? रिपीट एक ही बार हो रहा है हर एक जगह पे, तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? यहाँ पर मेरा एनपीआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट। अब देखो मैच करके एनपीआर कितना आया? 2। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना था? 2। आंसर क्या आ गया? 1। एक ही बार रिपीट करेगा अगर 2 डिजिट हुआ। देखो अगर क्वेश्चन तुम लोग का ऐसा और ऐसा आता है, हम तो बोलेंगे फॉर्मूले में दिमाग ही ना लगाओ, लिख लो, लिख के ऐड वैड करके आंसर टिक करके आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो 4 डिजिट 5 डिजिट का ही दे डालेगा, ऐसा देने का चांसेस कम होता है। लेकिन अगर दिया तो बहुत अच्छा बात है, तब तो हम लोग कर ही लेंगे। नहीं दिया तो उसके लिए रेडी होना है हमें। ठीक है, अच्छा अभी तक मेरा आंसर नहीं आया, क्योंकि मुझे 2664 लाना है ये सारे स्टेप्स को यूज करके। फिर इसके बाद स्टेप 3 में चलते। स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लिख रहे हैं, यहां पर हमें क्या करना है? जितना टाइम्स आंसर आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स इनटू, यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे नंबर ऑफ टाइम्स इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, एडिशन ऑफ डिजिट, ये लिखना। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, ये लिखना पड़ेगा। और स्टेप 4 हम समझाते हैं, उसके साथ रिलेट करके भी समझेंगे। स्टेप 4 जो है वो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा, इससे ज्यादा लैंग्वेज में इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? यहां तक हो गया, 2 टाइम्स आंसर हम लोग का आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हम लोग लिखेंगे, इसके आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार, रिपीट इन यूनिट। यूनिट प्लेस में अगर देखा जाए, 2 अपने आप को 2 बार रिपीट किया, 4 अपने आप को 2 बार रिपीट किया, और 6 अपने आप को 2 बार रिपीट किया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 22 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 12 24 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो 6 × 2, 4 × 2, 6 × 2, ये कुछ नहीं, ये फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ है ना उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 + 4 + यहाँ पर 6, ये 2 बार है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये 2 जो है ये 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर मेरा आएगा 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 4 और 6 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। मतलब ये हो गया नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, और इनटू ये वाला हो गया टोटल ऑफ डिजिट्स। ये ऐसे करनी पड़ेगा। ठीक है, ये देखो क्या किया हम लोगों ने। हम लोग अगर यहाँ से प्रैक्टिकली देखते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि हर एक डिजिट अपने आप को 2 बार रिपीट करता है। तो इसीलिए देखो इस तरीके से रिपीट इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में 2 अपने आप को 2 बार रिपीट किया।
और 4 अपने आप को 2 बार रिपीट किया, 6 अपने आप को 2 बार रिपीट किया, यानी टोटल अगर लगाते हैं तो वो 24 आता है। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसको फॉर्मूले में ऐसे दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट इनटू टोटल ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एडिशन ऑफ डिजिट्स, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, मुझे क्या चाहिए 2664, ये इतने सारे जो है कर रहे हैं, इसके बाद मुझे 2664 चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, 24 आ गया, अब 24 इंटू 1, 24 इंटू 10, बताते हैं क्यों ऐसा होगा, और 24 इंटू 100, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 24, ये हो गया 240, ये हो गया 2400। अब अचानक से ये कैसे हो गया हम बता देते हैं, 24 प्लस 240 प्लस 2400, तो ये आंसर आ गया 2664, ठीक है, आ गया आंसर शॉर्टकट में 2664। हाँ, बहुत ज्यादा शॉर्टकट तो है नहीं, लेकिन नहीं लिख के करने का यही एक लौता तरीका है, 2664, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इतने सारे डिजिट से कितने सारे नंबर बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि हर एक डिजिट अपने आप को हर एक प्लेस में कितना बार रिपीट करता है, वो देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये फाइंड आउट करना है यूनिट प्लेस का, ठीक है, किसी और प्लेस का जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस में हर एक डिजिट जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उससे टोटल कितना निकल के आता है। तो हमारे पास डिजिट है 2, 4 और 6, और ये हर एक डिजिट अपने आप को 2-2 बार रिपीट किया, इससे हमारा टोटल निकल के आया 24। मतलब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने एक तरीके से निकाला है 24, ठीक है। अब कोई भी नंबर तुम लोग जब लिखते हो, बचपन में तुम लोग को ये सिखाया गया होगा, जैसे मान लो 563, ये नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो एक्चुअली ये नंबर कैसे लिखा जाता है, 5 इंटू 100, ये हो गया 500 क्योंकि ये 100 प्लेस में है, 6 क्योंकि हमारा 10th प्लेस में है तो ये हो गया 60, और 3 क्योंकि हम लोग का यूनिट प्लेस में है तो ये हो गया 3, और ये सब ऐड करके होता है 563। तो नंबर का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, इसीलिए इसको यूनिट, इसको 10th और इसको 100 प्लेस बोलते हैं। इसके आगे और कुछ हुआ तो उस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो यूनिट प्लेस का वैल्यू हमें मिल गया 24, ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब यूनिट प्लेस के लिए 1, 10th प्लेस के लिए सेम डिजिट से 10, और 100 प्लेस के लिए सेम डिजिट से 100 लिखना है, और हम लोग को 2664 ये आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है, ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये देखो, ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला, स्टेप 4 कैसे लिखेंगे, ये जो आंसर आया स्टेप 3 का जो आंसर आया, स्टेप 3 में जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, स्टेप 3 का आंसर लेना है, और उसको हमें कैसे ट्रांसफर करना है। अगर मुझे 3 डिजिट का बोलेगा तो मुझे फिर ऐसे करना है, स्टेप 3 का आंसर इंटू 1 फॉर यूनिट प्लेस, स्टेप 3 का आंसर इंटू 10 फॉर 10th प्लेस, ठीक है। स्टेप 3 का जो भी आंसर आएगा इंटू 100 फॉर 100th प्लेस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब अगर 1000 हुआ तो फॉर 1000 प्लेस, उस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। अभी देखो हम इतना सारा चीज बोल रहे, तुम लोग को लगेगा काफी ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा टफ नहीं है, जो ट्रिक है उसको याद रखना है तो फिर आसानी से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज हम लोग 56 और 65 पे भी अप्लाई करके 121 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर हम लोग वो वाला क्वेश्चन का भी करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को निकालना चाहिए, यहाँ पर देखो क्या बोला है हमें, एनपीआर मतलब कितने सारे नंबर बन सकते हैं, वो हम लोगों ने पहले निकाल लिया, 2 नंबर बन सकते हैं, हर एक नंबर अपने आप को कितना बार रिपीट कर रहा है, एक बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिपीटेशन इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेशन इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, रिपीटेशन इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, मतलब 1 इंटू 5 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा
1 इंटू 11 यानी 11 हो गया। अब इस आंसर से मुझे अगर 2 डिजिट का नंबर का बात है तो फिर मेरा यूनिट प्लेस और जो है उसके बाद 10th प्लेस आएगा, तो 11 और ये हो गया 100, तो मेरा आंसर आ गया 111। अच्छा गलत हो गया, 111, 121 होना चाहिए, 121 होना चाहिए। क्या गलत हो गया देखते हैं, 121 होना चाहिए। इलेवन इंटू 1, 5 और 6 ही तो था, नेक्स्ट पे होना चाहिए सेम तरीके से। मैम 11 into 10 होगा, वहाँ पे 10 लिखे हैं। ओ अच्छा, इसीलिए मैंने 11 इंटू 10, 110, तो 121। देखो इसमें भी होगा, लेकिन अगर छोटा छोटा क्वेश्चन हुआ तो हम लोग क्यों इतना दिमाग लगाए, जरूरत नहीं है। लेकिन अब दिमाग क्यों लगाना है, अगर क्वेश्चन आ गया तो सीख रहे हैं तो कर पाएंगे तो कर देंगे, ठीक है। थोड़ा ऑड टाइप क्वेश्चन तो है। अच्छा अब देखो हम लोग पहले यहाँ जो 7th नंबर दिया एग्जाम्पल का उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाला करते हैं, तो 2 क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7, इसमें हमें डिजिट्स दिया हुआ है, देखो 1357, और उससे हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है कितना, वो तो पूछता तो फिर तो आसानी से हम लोग कर ही देते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो कितना सारा करके आ रहे हैं हम लोग। लेकिन हमें क्या बोला है कि उसका सम भी बताओ, तो ये हो गया डिजिट, ठीक है। हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, सबसे पहले हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, देन उसका सम ढूंढना है, ठीक है। सम कितना हो, तो क्या तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना चाहते हो कि कैसे आंसर आएगा। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या निकालना है, कितने सारे नंबर बन सकते हैं, तो हम तुम लोग को हेल्प कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग को निकालना है कितने सारे नंबर बन सकते हैं ये डिजिट से 4 डिजिट वाले, तो बताओ। जैसे परमुटेशन किए हो अभी तक, क्योंकि इसमें परमुटेशन लगेगा, तो इस केस में हम लोग का एन कितना होगा और आर कितना होगा, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल निकालना है। 4p4। हाँ 4p4, तो 4 फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24 नंबर होगा। आप खुद ही सोच के देखो, 24 नंबर चेंज कर करके लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हर एक डिजिट अपने आप को कितना बार रिपीट किया है, तो उसके लिए क्या करना है, तुम लोग फॉर्मूले में देखो। उसके लिए हमें ये करना है कि जो भी मेरा स्टेप 1 का आंसर आया, मतलब एनपीआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट, ये मुझे करना है। देखो मैंने लिखवा रखा है, तो एनपीआर और नंबर ऑफ डिजिट बताओ कितना कितना लिखे। एनपीआर तो स्टेप 1 से निकलता है ना, बताओ एनपीआर को भी निकाला, कितना लिखे। 24/4। हाँ 24/4, 4 डिजिट है, 24 नंबर्स होगा, मतलब हर एक डिजिट अपने आप को सेम प्लेस में 3 3 बार रिपीट करेगा, सेम प्लेस में 3 3 बार रिपीट करेगा, ये निकल गया। फिर स्टेप 3 में मुझे क्या निकालना है, स्टेप 3 में मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन इनटू एडिशन ऑफ डिजिट, एडिशन ऑफ डिजिट। तो यहां पर बोलो नंबर ऑफ रिपीटेशन में कितना लिखे, ये तो नंबर ऑफ रिपीटेशन ही निकाला है। बोलो कितना लिखे, हर एक स्टेप एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं ना, बोलो नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना लिखे। मैम स्टेप 2 এর आंसर 6 হবে না? ओ अच्छा ये 3 लिख दिए इसलिए। ठीक, सॉरी। अच्छा हाँ ये 6 होगा, ठीक कर लो, ठीक है। मैंने ना वो गलती से 3 लिख दिया है, डिवाइड मैंने गलत किया था, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ रिपीटेशन में कितना लिखे, 6। इनटू, जैसे है फॉर्मूले में एडिशन ऑफ डिजिट्स में क्या क्या लिखोगे बोलो, देख देख के तो बताना है, डिजिट्स पता है, ऐड ऐड करके क्या लिखेंगे बोलो। 3 + 5 + 7। 1 + 3 + 5 + 6, अब कितना आ रहा है वो भी देखो एक बार। 9 + 7, 16 इंटू 6, 16 इंटू 6, शायद 96, देख लो तो मेरा गलत ना हो, 96 सही आया है, 96 ही आएगा शायद, देख लीजिए। मुझे एक बार कंफर्म कर दो 96 हो रहा है या नहीं हो रहा।
यस मैम 96। ठीक है, अब 96 को कैसे लिखोगे तुम लोग, वो लिख के मुझे बताओ। ये इस तरीके से लिखना है, 2 डिजिट है तो यूनिट, और 10 4 डिजिट है तो कहाँ तक लिखोगे? यूनिट से शुरू करके कहाँ तक लिखोगे? यूनिट तो होगा ही होगा, 1 डिजिट में भी यूनिट प्लेस होता है, यूनिट तो कॉमन है, यूनिट से कहाँ तक लिखो? अगर 4 डिजिट है तो कहाँ तक लिखो? लिख रहे हो क्या? लिख के बताओ, चलो टाइम देते हैं, लिख के बताओ क्या क्या लिखो। जो भी आंसर आएगा उसको हमें डिजिट्स जितने हैं उसमें कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे 2 डिजिट है तो 1 और 10, 3 डिजिट है तो 1 10 100। अगर नहीं, और नहीं बताएंगे, तुम लोग बोलो। 4 डिजिट तो यहाँ दिख रहा है, हम नहीं बताएंगे, बोलो कितना, कैसे लिखो, या फिर कर रहे हो तो आंसर बताओ कितना है। मैम 1,06,656। हाँ, आगे सही है, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा। मतलब कैसे लिखना है, सिंपल बात है, जैसे मैंने बोला, जो भी मेरा टोटल आएगा उसको मुझे 96 इंटू 1 फॉर यूनिट प्लेस, 96 इंटू 10 फॉर 10th प्लेस, 96 इंटू 100 फॉर 100th प्लेस, 96 इंटू 1000 फॉर 1000। अच्छा, यहाँ पर 1000 तक क्यों लिखा, वो तो तुम लोग को समझना पड़ेगा ना। 4 डिजिट है तो 1000 तक नहीं आएगा, 1000 तक ही तो आएगा, तो उतना ही लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 96, यहाँ पर हो गया 960, यहाँ पर हो गया 9600, यहाँ पर हो गया 96000। अब कर लो इसका टोटल, ठीक है। 96 प्लस 960 प्लस 9600 प्लस 96000, तो ये हो गया 106656। मतलब इससे जितने भी सारे नंबर बनेंगे उसका अगर टोटल लगाओगे तो आंसर हम लोगों का इतना आ जाएगा, 106656। यही करना है, ठीक है। मैंने टाइम धीरे धीरे ही सिखाने का कोशिश किया, लेकिन हम मानते हैं कि ये उतने आसानी से जो है एक बार में नहीं समझ में आता, लेकिन इसीलिए तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो तुम लोग कर पाओ, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाओ, ठीक है, कर पाओगे, इतना भी मुश्किल नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बचा था, उसको कर लेते हैं तो बस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन था, कहाँ चला गया, वो तुम लोग खुद से करके मुझे बताओ, ठीक है। ये वाला बताओ, 19th नंबर वाला, ये भी 4 डिजिट का है। मैंने पहले ही बोला ना, देखो 4 डिजिट ही देगा, 3 डिजिट देगा तो तुम लोग इतना मुश्किल क्यों, लिख के ही ना कर लोगे, ऐड करके, कुछ पता करने का जरूरत ही नहीं, रिपीट वगैरह। ये करके बताओ, ये वाला, ये वाला करके बताओ। 2468 विदाउट रिपीटेशन, 4 डिजिट। विदाउट रिपीटेशन का मतलब एक नंबर में वो रिपीट नहीं होगा, जैसे 2468 ऐसा नहीं होगा, 2446 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन का मतलब एक नंबर में सेम डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसका सम सेम क्वेश्चन, ये इसलिए मैंने बाकी रखा। तो तुम लोग करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा। हाँ, 5A का 90, ये भी एक बार कर लोगे ना तो फिर तुम लोग का प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, डिजिट्स, डिजिट्स दिए हुए हैं 2468, 4 डिजिट नंबर बनाना है, कितने सारे बनेंगे, फिर सम ऑफ देम, उसका सम लगा कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है और कुछ नहीं। तो तुम लोग करके मुझे बताओ, अगर बताना चाहते हो 5 मिनट टाइम देते हैं, उसके बाद हम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो अगर कोई कोशिश कर रहे हो तो करो, करके मुझे बताओ आंसर कौन सा होगा। 5 मिनट देते हैं, उसके बाद हम
1,33,320. 1,33,320 करेक्ट है। देखो ऑप्शन देख लेते, चलो ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने बोला ना सीख जाओगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सीख। और किसी को आंसर देना है? ये मैंने 5 मिनट और 2 मिनट बाकी है, चलो और 2 मिनट देते हैं, अगर कोई आंसर देना चाहो तो दो। मैम 1,33,320. 1,33,320 सही बात है, चलो यही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो देखो स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कितने सारे नंबर बन सकते हैं, पहले यही फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज NPR। तो यहाँ पर हो जाएगा 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 24 होगा। 24 नंबर्स बन सकते। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है कि हर एक नंबर अपने आप को कितना बार जो है एक नंबर अपने आप को कितना बार जो है वो रिपीट कर सकता है, वो देखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स every digit is repeated in unit, 10, 100 place is NPR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। ये बार बार हम क्यों लिख रहे पता है, ताकि लिखने से ना याद रह जाता है। अच्छा ऐसा कुछ लिखा था हम लोगों ने, तो इस तरीके से हम लिखा, यानी 3, सॉरी 4, तो यहाँ पर आंसर हो गया 6 टाइम्स। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिपीटेशन इनटू एडिशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन 6 टाइम्स, एडिशन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स है मेरा 2 4 6 8, ऐड कर 4 + 6 10, 8 + 2 10, 10 10 20, यानी ये हो गया 120। अब इसको मुझे नंबर वाइज अगर लिख देंगे इस डेटा को, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 120 इंटू 1, 120 इंटू 10, 120 इंटू 100, 120 इंटू 1000। अभी क्या करते हैं, एक मिनट, 120, 1200, 12000, 12000, 1,33,320। ठीक है, जब तो कुछ भी डिफिकल्ट होता है ना, तो उसको प्रैक्टिस से हम लोग आसान बना सकते हैं। तो देखो डिफिकल्ट तो था, लेकिन हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिया और 2 क्वेश्चन किया, तो हम लोग का ये जो है थोड़ा बहुत ग्रिप में आ गया। बाकी देखो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाए। अब एक लास्ट पॉइंट हम बताते हैं, वो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कभी कभार, तो वो एक छोटा सा पॉइंट है, वो बता देते हैं। देखो क्या है पॉइंट, एक फॉर्मूला होता है जिससे क्वेश्चन आता है, ये वाला, इस पे एक बार क्वेश्चन, तो ये नोट डाउन करो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स
ऑफ इंटरसेक्शन n circles will be n into n minus 1। ये होता है, ये तुम लोग को याद रखना है, लेकिन हम इसका जो है क्वेश्चन भी देते हैं, याद हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बोल रहा है कि अगर मुझे 2 सर्कल या 5-6 जितने भी सर्कल है उसे इंटरसेक्ट करवाना है तो मुझे कितने सारे पॉइंट्स का जरूरत होता है। जैसे हम ये बता रहे, मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, मुझे ये 2 सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करवाना है, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करेगा, तो बोलो ये कट करने के लिए कितने पॉइंट्स का जरूरत हुआ। तुम लोग ये ड्रॉ देख के मुझे बता सकते हो, ये जो कट किया एक सर्कल दूसरे सर्कल को, तो कितने पॉइंट्स का यूज हुआ। लो कितने सारे पॉइंट्स है, 2 यहाँ पर एक और यहाँ पर, ये जो 2 मैंने वाइट वाइट पॉइंट्स किया ना, इसी से होगा। तो इसको अगर फॉर्मूले में करना है, क्योंकि देखो ये तो ड्रॉ से पता चल गया, तो तुम लोग बता रहे हो 2, ठीक है, लेकिन मान लो 10 सर्कल्स 50 सर्कल्स बता दिया, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, n इंटू n माइनस 1। n का मतलब क्या है, n सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स। अगर इसका आंसर मुझे 2 फॉर्मूले से लाना है, तो फॉर्मूला बोल रहा है n इंटू n माइनस 1। n का वैल्यू कितना है, n का मतलब है n सर्कल्स, मतलब जितने सारे सर्कल्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में n कितना है, ये जो एग्जाम्पल है इसमें n कितना है, n सर्कल्स, यहाँ पर कितने सर्कल्स है, ये 2 सर्कल को ही मैंने यहाँ पर लगाया, ये कोई 4 सर्कल नहीं है, ये दो को इंटरसेक्ट करवाया, ये स्टेप 1 ये स्टेप 2। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितने सारे सर्कल है, 2 सर्कल है, 2 2 माइनस 1, तो यहाँ पर हो गया 2, तो 2 पॉइंट्स का जरूरत होगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया, हम एक क्वेश्चन भी देते हैं जिससे याद रहेगा। मान लो ऐसा दिया हुआ है ऑप्शंस के साथ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 circles will be, ऑप्शंस है 90, 100, 110 और 120। तुम लोग को बताना है कौन सा आंसर सही है। अभी जो सीखा है उसी से करना, बस यही लास्ट है, आज इतना ही करेंगे, इसके बाद और कुछ करेंगे भी नहीं, नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। 90 90 है ना, ऑप्शन ए। ये देखो हम लोग का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1। n का मतलब क्या है, जितने सारे सर्कल्स है, सर्कल कितना है 10 है, 10 माइनस 1 यानी 10 इंटू 9 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, n का मतलब जितने सारे सर्कल्स है, ठीक है, तो इससे याद रख सकते हो। ये वाला याद रखोगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो कर सकते, ठीक है। तो देखो हम लोग का जो भी बाकी इधर उधर का छूटा हुआ था सभी कर लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लिया हम लोगों ने। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज जब प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो इसी का यूज होने वाला है। इसके बाद हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, वो भी अच्छे से करना है, क्योंकि उसी से प्रोबेबिलिटी बन पाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों चैप्टर के बिना प्रोबेबिलिटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से ही करना है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, नया कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, नया नेक्स्ट क्लास में।